हेलो दोस्तों, सी एस साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 अम्ल लवण एवं सार के बारे में। हमने इसके अंदर अम्लों की धातु से अभिक्रिया, सारों की धातु से अभिक्रिया आदि के बारे में पढ़ लिया था। तो हम उसी अध्याय को आज फिर आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल क्या होती है? जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब अम्ल की अभिक्रिया जब अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई जाती हो? क्षार से करवाई जाती है। तो क्या क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये लवण और जल का निर्माण होता है ना, अम्ल और क्षार मिलकर। तो इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं और क्या बना लेते हैं? लवण और जल। इस कारण इस अभिक्रिया का क्या नाम पड़ा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाने लगा। तो ये देखिए, क्षारक की अभिक्रिया जब अम्ल से करवाई जाती है तो क्या क्या बना? लवण बन गया और जल प्राप्त हो गया। जैसे उदाहरण देखो, NaOH क्या है? NaOH ये एक क्या है? क्षार है। क्या NaOH क्या है? क्षार। क्या है NaOH? क्षार। जब NaOH की अभिक्रिया HCl और HCl क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। जब इस क्षार की अभिक्रिया अम्ल से करवाई गई तो NaCl और H2O का निर्माण हुआ। तो NaCl क्या है? यहाँ पे लवण। क्या है यहाँ पे? लवण। और H2O जल है। और H2O क्या है? जल। तो हमने पढ़ा, जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं और इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। याद रखना दोस्तों कि अम्ल हमेशा धात्विक ऑक्साइड के साथ ही अभिक्रिया दर्शाते हैं। अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। इस शब्द को याद रखना। किसको? धात्विक ऑक्साइड की अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी है? धात्विक ऑक्साइडों से। देखो, क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब है कि जिस तरह अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना रहे थे, उसी तरह अम्ल जब धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाएंगे? लवण और जल का निर्माण करेंगे। मतलब अम्ल भी जब धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं तभी क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो ये देखो, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, मतलब जब धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से की जाती है तो क्या बना? लवण और जल का निर्माण हुआ। जैसे उदाहरण देखो, Na2O सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का जो ऑक्साइड है वो कौन सा ऑक्साइड है? धात्विक ऑक्साइड है। क्योंकि यहाँ सोडियम क्या है? धातु है। इसलिए ये कौन सा ऑक्साइड हुआ? धात्विक ऑक्साइड। और जब इसकी HCl अम्ल से अभिक्रिया कराई गई तो एक तो NaCl प्राप्त होता है जो क्या है? लवण। और क्या और दूसरा उत्पाद क्या बनता है? H2O। तो अपन ने देखा कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तब भी लवण बन रहा था, और जब धात्विक ऑक्साइड अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तब भी लवण और जल बन रहा है। तो अपन इससे ये कह सकते हैं कि धात्विक जो ऑक्साइड है, ये धात्विक ऑक्साइड, इसकी प्रकृति कैसी है? ये किनकी तरह व्यवहार कर रहे हैं? क्षारों की तरह। किसकी तरह? क्षार की तरह। तो अपन कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय
होती है। ठीक है दोस्तों, इस लाइन को अपन आगे भी नोट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब जिस तरह हमने अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया पढ़ी, उसी तरह क्षारक किसके साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं? अधात्विक। अम्ल तो किसके साथ दर्शाते हैं? धात्विक ऑक्साइड के साथ। और सबके क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो देखिए, क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। और दूसरा उत्पाद क्या बनता है? जल। जिस तरह अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और धात्विक ऑक्साइडों के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसी तरह क्षारक भी क्या करते हैं? क्षारक भी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण देखो, NaOH ये क्या है? एक क्षार है। और CO2 ये अधात्विक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? अधात्विक, क्योंकि कार्बन अधातु होती है, और इसलिए यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्साइड होगा वो कौन सा होगा? अधात्विक ऑक्साइड होगा। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? Na2CO3। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। और ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? लवण है। और क्या बनता है? जल बनता है। तो अपन को ये याद रखना है कि जब क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से करवाई जाती है तभी लवण और जल बनता है। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं तभी लवण और जल बनता है। और क्षार और अम्ल मिलकर भी क्या बनते हैं? लवण और जल। और यहाँ पे भी देखो, जब अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति किसकी तरह मान सकते हैं अपन? अम्ल की तरह। जबकि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षार की तरह। तो ये देखिए, तो आप मैंने यहाँ नोट करके इस चीज़ को लिखा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चनों में कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, या फिर पूछा जा सकता है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, मतलब ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं। तो देखिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कौन सी होती है? धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय। इसलिए जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। उसी तरह अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं उनकी वह प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो समझ में आ गया दोस्तों? आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंट लगा लेनी है, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति दर्शाते हैं और अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति को शो करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अपना टॉपिक आता है तनुकरण। तनुकरण शब्द से आपको अनुमान लग गया होगा। तनुकरण का सीधा सा अपन अर्थ निकाल सकते हैं, मतलब पतलापन। अर्थात जब अम्ल या क्षार में जल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अर्थात उनमें उपस्थित आयनों की संख्या में क्या आ जाएगी? एकांक क्षेत्र में मतलब एकांक जो आयतन होगा, एकांक इकाई में जो आयतन होगा उसमें H+ आयनों की या फिर OH- आयनों की क्या हो जाती है? कमी होना ही क्या कहलाएगा? तनुकरण। देखिए, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में, मतलब प्रति इकाई, मान लो जैसे कोई छोटा सा पार्ट ले लिया। जब इस पार्ट में एक मिनट, ए जैसे मान लो ये कोई पात्र है, इसमें पहले क्या भरा था? अम्ल या क्षार, है ना। तो अम्ल, मान लो इसमें अम्ल भरा था। क्या मान लिया? अम्ल भरा था। अब जब इस पात्र में पानी मिलाया गया तो क्या मिला दिया अपन ने? पानी। तो ये मान लो इसका छोटा सा पार्ट लेते हैं, तो पानी मिलाने पर क्या होगा? इस छोटे से पार्ट में क्या होंगे? यहाँ पर H+ आयनों की संख्या में क्या हो जाएंगे? कमी हो जाएगी। अगर अपन यहाँ क्षार लेते हैं, अम्ल की जगह अगर यहाँ पे क्षार लेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी मिलाने पर उस एकांक आयतन में क्या हो जाएगा? वहाँ पे OH- आयनों की संख्या में कमी हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में, मतलब उसके गाढ़ेपन में, प्रति इकाई आयतन में, मतलब उसके छोटे से भाग में
में कमी हो जाती है, मतलब आयनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। मतलब इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी होना ही क्या कहलाएगा, तनुकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब नया टॉपिक आता है अपना पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पीएच का पूरा नाम पोटेंस हाइड्रोनियम में क्या है, पीएच का पूरा नाम क्या है, पोटेंस हाइड्रोनियम क्या है, पोटेंस हाइड्रोनियम। इस पीएच में पी क्या है, एक सूचक है। क्या है, एक सूचक है जो क्या पुषांश या पोटेंस, जिसका अर्थ है शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है, जो एक पी है ना, ये किसको इसका अर्थ क्या होता है, ये किससे लिया गया है ये शब्द, पुषांश शब्द। इसका अर्थ होता है पुषांश, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। अर्थात पी का अर्थ होता है शक्ति। किसकी शक्ति, एच की शक्ति, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति को निर्धारित करने वाला स्केल ही क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। मतलब किसी पात्र में कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं, इसकी गणना जिस स्केल के द्वारा की जाती है उसे क्या कहेंगे, पीएच स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे पीएच स्केल कहा जाता है। तो देखिए परिभाषा, अतः किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब कोई विलयन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, उनकी सांद्रता कितनी है, ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में आता है उसे क्या कहेंगे, पीएच स्केल। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहा जाता है। जैसे मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की, ये देखो, जैसे पीएच स्केल ऐसे का होता है, जिसमें कहाँ से कहाँ तक नंबर बने होते हैं, यहाँ 0 से लेकर 14 तक के मान होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 14 तक के मान अंकित होते हैं। इसमें 0 से 6 तक का जो मान होता है वह किसको प्रदर्शित करता है, अम्लीय माध्यम, मतलब अम्लता को प्रदर्शित करता है। मतलब 0 से 6 तक का मान अम्लीय होगा। और जब किसी विलयन की pH 7 प्राप्त होती है तो वो क्या होगा, वह विलयन क्या होगा, उदासीन। एक मिनट, हाँ, तो वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और 8 से और 14 तक के जो मान होंगे वह किसको प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया दोस्तों। अब देखो नोट, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। मतलब है कि पीएच स्केल में इधर से इधर जाने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या होती है, कमी। क्या आती है, कमी। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब है कि 0 से इधर की तरफ बढ़ने पर H+ आयनों की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। मतलब जैसे जैसे अपन 0 से आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता में कमी होती जाएगी और वह उसमें अम्लीय प्रभाव उतना ही कम होता जाएगा। और पीछे की तरफ सबसे ज़्यादा H+ 0 पे सबसे ज़्यादा H+ आयन मिलते हैं। उसके बाद 1 पे H+ आयन कम हो जाते हैं, 2 पे और कम हो जाएंगे, 3 पे और कम हो जाएंगे, 4 पे और भी कम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जिस विलयन का पीएच मान जितना कम आएगा ना, वह पदार्थ उतना ही क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्राप्त होंगे 0 पे, तो वह उसकी पीएच उतनी ही क्या होगी, कम। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा 0 पे क्या मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहे हैं, तो उस विलयन की पीएच क्या होगी, सबसे कम है भाई पीएच। तो पीएच पैमाने पर तो 0 प्राप्त हो रहा है, लेकिन वह पदार्थ क्या होगा, उतना ही अम्लीय होगा। फिर मान लो 0 से 1 पे गए तो पीएच पैमाने का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन अम्लीयता का मान क्या हो रहा है, कम होता जाएगा। मतलब जितने अधिक पीएच मान बढ़ेगा, अम्लीय प्रकृति उतनी कम होती जाएगी। मतलब H+ आयनों की सांद्रता
कम होती जाती है। तो अब देखिए, किसी उदासीन विलयन के लिए pH का मान 7 होगा, मतलब जो उदासीन प्रकृति का विलयन होगा ना, उसका pH मान कितना प्राप्त होगा, अपन को 7 प्राप्त होता है। फिर देखिए, जिस विलयन का pH 7 से कम होता है, मतलब 7 से कम जिस विलयन का pH प्राप्त होता है, तो यह विलयन कौन सा होगा, अम्लीय होगा। कौन सा होगा, अम्लीय होगा। और जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक है, तो वह विलयन कौन सा होगा, क्षारीय होगा। मतलब 0 से 6 तक तो विलयन को कैसा प्रदर्शित होगा, अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा। और 7 पर उदासीन होता है और 8 से 14 तक क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो अध्याय आपने जो टॉपिक पढ़े हैं अध्याय के, वो समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, और हम आपका जो पूरा सिलेबस है उसे फ्री में ही यूट्यूब पर करवाएंगे। थैंक यू एंड सो मच।